धारा विभाजन मेन चीज़ है। इसी धारा विभाजन से न्यूमेरिकल भी होने, तुम्हारे जो 5 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, इस चैप्टर से जरूर ही आता है, 5 नंबर में आता है। बड़ा न्यूमेरिकल जब भी आता है वो इसी चैप्टर से आता है, और वो इसी से आता है, इसके किरचॉफ के नियम से। तो जी धारा हमेशा किधर से किधर की ओर बहती है, बताओ? प्लस से माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। क्लियर हो गया? सही है। अब मैं इसमें धारा को दर्शा रहा हूँ, तीर लगा रहा हूँ सेल पे, ठीक है ना जी। तो धारा को कौन सा तीर दर्शा रहा है? प्लस से माइनस की ओर को धारा जा रही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर गति करती है, ऊपर वाला? अब कोई ऊपर वाला भी है, सारे नीचे वाले ही हैं? अच्छा तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला एक ही है क्या? एक महान हस्ती है? ये पता हो, बहुत सारे लोग तो इसलिए कहते हैं यार चलो इधर 2-4 उसमें कह रहे हैं तो एक आध इधर कह दो, हेड या टैल, इसके अलावा थोड़ा ना होगा कुछ। नीचे वाले तो हाँ जी, तुम भी पूछो। बीच से मतलब नहीं है, मुझे तो प्लस से माइनस को धारा प्रवाहित करनी है। अब बताओ कौन सा तीर दर्शा रहा है? अच्छा ऊपर वाला? ऊपर वाला? अबे नहीं, मैं इसे देख रहा हूँ कि पहले कॉन्फिडेंस के साथ में नीचे वाला देखा, अब इसने देखा अच्छा सर नीचे वाला, चल हटा मैं ऊपर वाला कह दूँ, बाकी सबको डूबन दो, है ये सही है। और इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि बाकी जिसने जो बताया वो वही बताया, तुमने अपना आंसर बदला। तो जी जो भी नीचे वाला बता रहे थे ये वाले, वो लोग गलत हैं। ये है, अब देखने में ऐसा लगता है कि ये तीर माइनस से प्लस को दर्शा रहा है, वो माइनस से प्लस में जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर को धारा जाएगी, ये ऐसे दर्शा रहा है। तो ऐसे तीर लगता है, और ये ही तीर होता है, इसी से प्लस माइनस चिन्ह का पता चलता है। ऐसे इसमें भी है, तो तीर हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है। अब धारा विभाजन देख लो। धारा विभाजन मतलब ये ऐसा समझना है, सेल जो है ना ये धारा प्रवाहित करने का स्रोत है। ऐसा समझना है जैसे मोटर लगी है पानी की, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, ये पाइप है, और ऐसे ये भी मोटर चली है, यहाँ से भी पाइप लगा हुआ है। तो अब धारा मतलब विद्युत धारा या पानी की धारा दोनों समझ लो। यहाँ से पानी चलना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से जो पानी चला ये, तो यहाँ धारा आ गई है I1, चल रही है ये ऐसे करके। अब जैसे यहाँ आई है तो इधर से भी धारा चल पड़ी है I2, ठीक है जी, ये I2, और ये चल रही है धारा। क्या होगा, ये इसके अंदर को आ जाएगी। जब उधर से भी प्रेशर हो इधर से प्रेशर हो, ये खाली हो ना, तो दोनों मिलकर इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर धारा जाएंगी I1 प्लस I2। इसे थोड़ी देर के लिए हम I3 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये धारा आगे जाएंगे तो I1 जो वो अपने वाले सेल में चली जाएगी, और I2 जो वो अपने सेल में चली जाएगी। ये सिंपल सा धारा विभाजन होता है, ये तीर लगाना होता है और धारा विभाजित करनी होती है, किधर से किधर को जा रही है। अभी सिर्फ 2 ही बंद पास हैं, ये 3-3, 4-4, 5-5 बंद पास भी आएंगे, जिससे न्यूमेरिकल होंगे हमारे। बंद पास मतलब बंद लूप जो बताया था कल, जो बता रहे थे, तो ये बंद पास ही कहलाते हैं पूरा। अब यहाँ से हमें व्युत्पत्ति करनी है, तो व्युत्पत्ति करने के लिए एक एक करके बंद पास लेंगे। सबसे पहले हम बंद पास ले रहे हैं, ऐसा करके लिखेंगे बंद पास ABCDA में, ABCDA में वापस वहीं चलेंगे, पूरा बंद करना है। मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, आप किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि जहाँ कहीं भी प्रतिरोध लगा हो, प्रतिरोध और उसी के संगत धारा हो, ठीक है जी, उनका गुणनफल जो होगा वो उस बंद पास में लगे कुल विद्युत भागफल मतलब सेलों के योग के बराबर होगा, और बीजीय योग के। बीजीय योग का मतलब है कि चिन्ह सहित लेना है। अब चिन्ह सहित का मतलब है कि हम इसे ऐसे गिनना शुरू कर दें या ऐसे गिनना शुरू कर दें। अगर हम इधर की ओर से गिनते हुए लेकर आएंगे और धारा में उल्टी दिशा में मिली, मतलब हम तो इधर से गिनने, धारा इधर को जा रही है, तो हम चिन्ह लगा देंगे माइनस का। और अगर हम इधर से गिनना स्टार्ट करें तो हम भी इधर को गिन रहे हैं और धारा भी हमारी दिशा में चल रही है, तो चिन्ह आएगा प्लस का। सिंपल सा फंडा है, ये अपना नियम हो गया हमारा। वरना किताबों में नियम ऐसे होते हैं कि धारा ऋणात्मक हो तो ये करना होता है, धारा की दिशा वामावर्त हो तो ऐसे करना होता है। उसमें 4-5 नियम होते हैं, वो सब नियम पहली बात तो किसी की याद भी नहीं होते और अजीबोगरीब लगते हैं। तो मैं सिंपल सा नियम है कि जिधर की ओर से भी धारा गिननी शुरू करो। देखो एक धारा तो सेल में बह रही है, एक हम गिनेंगे अपने हिसाब से,
तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इधर की ओर से धारा को गिनना स्टार्ट कर दें या उधर की ओर से गिन लें। तो तुम्हारे पास सीधा सीधा तरीका यही रहता है कि जिधर को धारा बह रही है उधर की ओर से गिनना शुरू करो, ताकि ज़्यादातर मान हमारे प्लस में मिले। अगर हम इधर से गिनना शुरू करेंगे आंसर तो आ जाएगा उससे भी, लेकिन हमारे माइनस में आएंगे सारे मान, फिर हमें दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करनी पड़ती है, एक स्टेप बढ़ जाता है। तो जी अब हम इधर की ओर से गिनना शुरू करेंगे, गिनेंगे उन्हें ही जहाँ प्रतिरोध लगा है वहीं धारा गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ तीर लगा तो यहाँ भी धारा गिन लेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ प्रतिरोध लगाओ बस वहीं धारा गिननी है। कितने प्रतिरोध लगे पूरे बंद पास में? बंद पास कौन सा देख रहे हो? 2 प्रतिरोध है सिर्फ ये, ठीक है जी। ऐसे जब ये वाला बंद पास लेंगे तो ये, तो अब हमें बताना होगा तीर लगा के हम धारा किधर से गिनने, हम किधर से गिनने हैं, तो वो ये वाला तीर दर्शाएगा पहला बंद पास। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे चल रहे हैं, समझ गए? ऐसे, अगर हम ऐसे चलते तो तीर ऐसे करके लगाते, अब हम ऐसे करके चल रहे हैं। तो इधर की ओर से स्टार्ट कर देंगे। क्या है किरचॉफ का नियम कि धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल प्लस, और आगे चलो, ये धारा आ गई है, धारा क्या है I3 और प्रतिरोध कितना है R3, ठीक है जी। गुणनफल दोनों का, और कहाँ है? और तो कहीं है नहीं, तो अब बराबर हो जाएगा किसके? उस बंद पास में लगे कुल विद्युत भाग बलों के। तो कुल विद्युत भाग बल कितने हमारे पास? ये। अब ये भी देखना होगा कि हम जैसे चल रहे हैं तो हमारा तीर भी हमारी दिशा में ही है क्या? अगर तीर उल्टा होता, हम ऐसे करके आते, तीर इधर को लगा हुआ है, हम ऐसे करके आते, तो फिर ये ई जो है वो माइनस में लेते, ये E1 होगा, ये E2 होगा, ऐसा करके लेते। लेकिन क्योंकि हम भी ऐसे चल रहे हैं और तीर भी ऐसे है तो ये प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहे? हम भी ऐसे चल रहे हैं और जब ऐसे चल रहे हैं तो तीर भी हमें रास्ते में सीधा सीधा ही मिला है। ये वाला तीर देख रहे हैं, सेल के लिए तीर ये देखा जाता है, धारा के लिए तीर ये वाले देखे जाते हैं। ये आ गए, इधर आ जाओ। अब इसमें थोड़ी सी वैल्यू खोल दो इसकी, I1 R1 प्लस I3 की वैल्यू खोल देंगे, I1 प्लस I2 R3 अरे E1। इसमें और वैल्यू खोल दो, यहाँ I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E1। I1 इसमें से कॉमन ले लो तो R1 R3 प्लस E1 समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद आ जाता है बंद पास दूसरा वाला, बंद पास CDEFC में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इधर से गिनो, तो हम किधर से गिने? हम गिनते हैं ऐसे करके गिनने स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे ज़्यादातर मान हमें ऐसे प्लस में मिलेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सेल के इस तरह से। तो धारा उसके संगत प्रतिरोध प्लस, और देखो प्रतिरोध कहाँ है? प्रतिरोध के साथ वाली धारा ली जाती है R3 I3, मतलब I3 R3 बराबर। सेल कैसे मिलेगा? प्लस माइनस, सेल भी प्लस ही मिलेगा, E2। अब इसमें से भी वैल्यू खोल देंगे तो I2 R2 प्लस I3 में आ जाएगा I1 प्लस I2 R3 E2। क्या आ गया? इसमें से गुणा कर देंगे हम इसकी, तो I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2। I1 तो पहले लिख दो और I2 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, R2 R3 और E2। अब ये समीकरण नंबर 1 आ गई है, एक समीकरण नंबर 2 आ गई है। हम कहेंगे इस प्रकार, यहाँ से हिंदी लिखनी होती है, इस प्रकार समीकरण 1 व 2 को हल करके I1 व I2 के मान प्राप्त कर लेते हैं। बस जी इतना करना होता है। अभी ये जो है सवाल थोड़ा आगे बढ़ेगा तब जब न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल मतलब कि यहाँ प्रतिरोध का मान दे देगा 10 ओम 5 ओम और सेल का मान दे देगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ 1-2 वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ 4-5 ओम आ जाएंगे। तो ऐसे समीकरण बन जाती है जैसे 2 चर वाली समीकरण बनती है, एक्स वाई वाली समीकरण। तो एक समीकरण ये बन जाएगी, एक ये बन जाती है। इन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई जैसे I1 I2 का मान निकाल लेते हैं और आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से किरचॉफ का द्वितीय नियम सिद्ध होता है तुम्हारा। और वो वाली बात तो लिख दी थी, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लिख दी थी। बस जी इतना करना है ये। और इसके बाद हेडिंग आ जाएगा
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। इसकी खोज C.F. व्हीटस्टोन ने की थी। क्रिश्चियन प्रिस्टन करके होगा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। हाँ यार, C.F. व्हीटस्टोन इंग्लैंड के। भाई इसकी खोज C.F. व्हीटस्टोन ने की थी। उन्होंने चार प्रतिरोध लिखना, चार प्रतिरोधों कोमा एक बैटरी कोमा एक कुंजी स्विच जो होता है, एक कुंजी वह धारामापी की सहायता से एक विशेष परिपथ बनाया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। एंड डाल देंगे रचना। और वो देख लेना नदीम क्या करें। साइकिल चला रहे हैं, देख लो, बाहर जाके देखो। क्या हो गया? गिर गई? देख बल्ब लगाने का ब्लैक कलर का होल्डर नहीं आता है, वो कोई भी देख लो, या यही देख लो, उसमें तुम कोई सी भी कंपनी का बल्ब ले आओ, समझ गए, सब कंपनी का बल्ब फिट बैठेंगे उसमें। अब चाहे कंपनी होल्डर बनाने कंपनी कितनी भी हो,
10 20 50 कंपनी होंगी इंडिया में, सैकड़ों, साइज एक ही बनाना पड़ेगा। समस्या कि जिसने पहली बार होल्डर बनाया होगा ना, उसने कंपनी एक्ट के तहत जाकर उसे पेटेंट करवा दिया कि अब जो भी कंपनी लाइसेंस लेगी तो उसे होल्डर का साइज ये रखना पड़ेगा। इसलिए अब वो साइज चेंज नहीं कर सकते। अगर प्लग है, 3 प्लग हैं, 4 प्लग हैं, तो प्लग का साइज यही रखना पड़ेगा। अगर तुम नई खोज करोगे तो नई खोज के लिए वो परमिट नहीं देंगे, वो उस देश के लिए पूरा फिक्स हो गया। हाँ जी, नहीं कर सकते। डिजाइन चेंज कर सकते हैं, अंदर का साइज वही रखना पड़ेगा कि प्लग की साइज अगर जो हमारा 3 सेंटीमीटर दूरी पर है तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। डिजाइन, कलर, काले पीले रंग कुछ भी कर दो, साइज वही रखना है। तो ऐसी सारी चीजें पेटेंट करा दी जाती हैं ताकि उस कंपनी का स्वामित्व बना रहता है। इसे कहते हैं कि आप किसी कंपनी का कॉपी नहीं कर सकते, आप वो उसी का डिजाइन बनाना पड़ेगा, वो और उसी का मालिकाना हक उसी कंपनी के पास रहता है। ये अलग चीजें होती हैं, उसके नहीं जाते हैं। तो वो तो लाइसेंस जब लेने जाते हैं कंपनी में तो उसके जमा हो जाते हैं कि भाई आपको इतने पैसे इस चीज़ के जमा करने हैं, अलग अलग चाहे चीज़ों का अलग अलग। और तो और जो बल्ब होता है, बल्ब चाहे तुम सूर्य का ले आओ, प्रकाश का ले आओ, मोदी का बल्ब आ रहा है, उनके ऊपर के होल्डर का जो साइज होगा, आगे का साइज जो होता है वो सबका सेम होगा। जबकि चाहे तो कंपनी बदल सकती है, यहाँ तक कि 100 वाट का हो, 200 वाट का हो, कितने वाट का हो, 60 वाट का बल्ब हो, सबका साइज रहेगा एक ही, चेंज हो ही नहीं सकता है। आते बढ़िया, यहाँ आ जाओ जी रचना में अपनी। अरे देखेंगे देखो इसमें होता क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे सुनो, इसमें होता यह है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज के क्रम में लगाया, एक चतुर्भुज के क्रम में लगाया, उसकी 4 भुजाओं पर 4 ये प्रतिरोध लगा दिए। अब इन प्रतिरोधों को इन्होंने एक विशेष प्रकार से इस तरीके से लगाया, साथ में इनके विकर्ण पे एक धारामापी लगा दिया और एक कुंजी केबल लगा दी। इसके दूसरे विकर्ण को बैटरी से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया है कुंजी की सहायता से। अच्छा, हम ये कुंजी दबाते हैं, सब ये दबाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। इसे सेतु क्यों कहते हैं? इस सेतु की खासियत ये है कि जब इसका मान इसके बराबर, इसका अनुपात बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S होता है ना, तो इस वाली बीच वाली लाइन में धारा नहीं बहती है। कितनी अच्छी बात हो कि किसी तार में सप्लाई जा रही है और उससे हम दूसरा तार जोड़ें और उसमें धारा ना जाए, है ना? जादू लगेगा नहीं लगेगा? तो अपना आप में एक नई खोज थी और बहुत बड़ी खोज थी। उन्होंने बोला कि अगर P/Q बराबर R/S हो, मतलब इनका अनुपात जो हो वो बराबर हो ना, तो बीच वाले तार में धारा नहीं जाएगी, जबकि ये तार दोनों ओर से टच है। करंट जाना चाहिए था लेकिन धारा नहीं जाएगी इसमें। तो धारा कैसे जाएगी? फिर धारा इसके ऊपर से होकर निकल जाएगी। तो किसी चीज़ के ऊपर से जब होकर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे सेतु कहते हैं। सेतु मतलब पुल कहते हैं। तो वही पुल है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं इसे। तो ये सेतु इस तरीके से काम करता है कि धारा इसके ऊपर से और यहाँ से ऊपर से होकर निकल जाती है, इसके अंदर नहीं जाती धारा। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है? देखो कि पता चला कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हमें पता है और चौथा ऐसा प्रतिरोध है जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुए, यानी इसको हमें पता नहीं कितने ओम का है ये। तो क्या करेंगे? 3 प्रतिरोध के मान ज्ञात हैं, चौथे को हम यहाँ लगा देंगे तो 3 के मान पता होंगे, तिरछी गुणा कर आके आंसर निकल जाता है। गैल्वेनोमीटर इसे कहते हैं, धारा मापी। ये धारा की दिशा बताता है। देखो नाप सही से सुन लो। वोल्ट मीटर, 3 मीटर तो तुम्हारे पास होते हैं। वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है धारा मापी। वोल्ट मीटर में B लिखा होता है, एम्पियर में A लिखा होता है, इसमें G लिखा होता है। ये वोल्टेज नापता है, ये धारा नापता है और ये धारा की दिशा बताता है। देखने में उल्टा लगता है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और जो होते हैं। किससे पूछो धारा मापी का काम क्या है, धारा मापी का काम क्या है, तो कहेगा यार क्या बेवकूफ बना रहा है, धारा मापी, धारा मापने वाला। सिंपल सी बात है। जबकि धारा मापी धारा नहीं नापता है। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, तो वो खाने के होते हैं। हाँ, अरे बहुत बड़े होते हैं। अब एक मिनट सुनो, तुम्हें बताएं कि कहाँ देखें हैं यार। अब जाहिर बात, जब मैंने बता दिया कि देखे होंगे तो देखे ही होंगे, सीधी सी बात है? तो धारा मापी जो है वो दिशा बताता है कि धारा लेफ्ट साइड बह रही है, ये राइट साइड बह रही है। चलो जी, क्यों थे? डिपेंड करता है कि जो शिकारी होते हैं उन्होंने किस वक्त उनके दांत काटे हैं, ये जरूरी नहीं होता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा? अरे वो नहीं, जो दांत होते हैं उनमें पाया जाता है कैरेटीन। कैरेटीन एक विशेष प्रकार का विटामिन ही होता है, मान के चलो उसे। और प्रोटीन इतना मात्रा में उसमें होता है कि उसकी सूक्ष्म मात्रा जो होती है ना, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी पावर बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। इतना सा कैरेटीन आपका मान के चलो 7-8 हज़ार रुपये का बिकता है। और वो कौन यूज़ करते हैं? जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, जो इसमें जिम वगैरह में काम करते हैं, जिन्हें जल्दी मसल्स बनाने, जल्दी अपने ये काम है, तो वो सप्लीमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है।
हड्डियों को एकदम से बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, तो उसे उससे ग्राइंडर से काटा जाता है, ना कि हाथी से कहेंगे आज भाई दांत दे दे अपने, ऐसा कोई नहीं देता है। तो सोचो इतने से, इतने छोटे से वो इतनी इतनी कीमत के होते हैं, तभी वो लाखों का, कहते नहीं है कि जिंदा हाथी लाख का होता है और मरा हाथी वो 9 लाख का होता है, तो वो इसलिए होता है, जिंदा 1.25 लाख का, मरा 9 लाख का। चल चलो फिलहाल